हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ लेक्सिकन फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जो कि 2023 का लेटेस्ट एडिशन है। उसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम एटीट्यूड है, और इसे कुछ पार्ट्स में करेंगे। तो फिलहाल हम आपके सामने पार्ट 1 करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले एटीट्यूड को तो समझिए कि एटीट्यूड है क्या। एटीट्यूड का मतलब ऐंठन नहीं होता है, ज़्यादा एटीट्यूड में ना चलो। एटीट्यूड एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है जिसे एक्सप्रेस करा जाता है, दिखाया जाता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इवैल्यूएट करके कुछ डिग्री ऑफ फेवर या डिसफेवर को लेके। एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो ऑब्जेक्ट में कई चीज़ें आती हैं, जैसे पीपल, दैट इज़ लोग भी आ सकते हैं, थिंग्स भी आ सकती हैं, कोई चीज़ हो सकती है, कोई इवेंट्स हो सकता है, कोई इशू हो सकता है। अब इनमें से किसी भी चीज़ को लेके एक व्यक्ति का इसके प्रति फेवर मतलब उसका साथ देना या अनफेवर, ठीक, तो ये एटीट्यूड को दर्शाता है। तो एटीट्यूड्स क्या हुई? ये ऐसी फीलिंग्स हुई, ऐसे बिलीव्स हुए जो व्यक्ति का बिहेवियर तय करता है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि आप उसी हिसाब से अपने आपका जो रिस्पॉन्स होगा उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके वो उसी हिसाब से होगा। अब एटीट्यूड दो तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि वो पॉजिटिव हो और हो सकता है कि वो नेगेटिव हो। पॉजिटिव एटीट्यूड जो होते हैं वो आपको एक फेवरेबल बिहेवियर की तरफ लेके जाते हैं। वही जगह नेगेटिव होंगे तो फिर बिहेवियर आपका अनफेवरेबल हो जाएगा। तो इसलिए जो सारे ही आप इसके अंदर वेरिएबल देखते हो उसको समझा जाता है, एनालाइज करा जाता है एक फेवरेबल एटीट्यूड की मदद से। और जो लोग जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है अपनी जॉब के प्रति या ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, वो क्या कोशिश करते हैं? वो ये कोशिश करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा कुछ दें, कंट्रीब्यूट करें उसके अंदर, ताकि ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े। तो हम समझते हैं कि आखिरकार क्या कंपोनेंट्स होते हैं इस एटीट्यूड के, जिन्हें हम लोग कैब कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ। अब देखिए, समझिए 3 में कौन कौन से कैब के अंदर क्या क्या आता है। कैब में पहले सी का मतलब है कॉग्निटिव कंपोनेंट, ए का मतलब है अफेक्टिव कंपोनेंट और बी का मतलब है बिहेवियरल कंपोनेंट। तो कुल मिला के कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल। अब देखिए, एटीट्यूड जो है मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपका एक्सप्रेशन है कि कैसे आप अपना जजमेंट लेकर आते हो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके। मतलब इन अदर वर्ड्स, रिपोर्टिंग एन एटीट्यूड टुवर्ड्स मेकिंग अ डिसीजन कंसर्निंग लाइकिंग या फिर डिसलाइकिंग। अप्रूव करोगे उसी बेसिस पे या डिसअप्रूव कर दोगे, उस पर्टिकुलर सिचुएशन या ऑब्जेक्ट के प्रति फेवर करोगे या अनफेवर कर दोगे उस पर्टिकुलर इशू को, ऑब्जेक्ट को या पर्सन को, ठीक। तो जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मॉडल एटीट्यूड का है वो, जैसे मैंने बताया, वो है मल्टी कॉम्पोनेंट मॉडल, जिसे हम 3 कॉम्पोनेंट में पढ़ेंगे एटीट्यूड के। और जनरली मैंने बताया उसे कैब कहते हैं। कैब के फुल फॉर्म भी आपको बता दिए। अब एक एक करके समझो कि ये है क्या। देखो, कैब में सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कॉग्निटिव, कॉग्निटिव कंपोनेंट जो है एटीट्यूड का, वो रिफर करता है बिलीव्स को, थॉट्स को और एट्रीब्यूट्स को जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से मिले हों या एसोसिएटेड हों। तो जब आपकी ओपिनियन किसी चीज़ को लेके बनती है या आप कोई जजमेंट बनाते हो अपने दिमाग के अंदर, उस बेसिस पे जो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसी पे तो आप सोचो ना कि क्या मुझे ये साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, सही होगा, गलत होगा, जो भी चीज़ें हैं आप डिसाइड करते हो कि आप इसका साथ दोगे कि नहीं दोगे। आपकी सोच क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है उस पर्टिकुलर चीज़ पे। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली उस बेसिस पे आप सिचुएशन पे हाँ या ना जिस भी तरफ आप जाते हो उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव पार्ट ऑफ एटीट्यूड वी टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। हम लोग क्या कह रहे हैं, कॉग्निटिव पार्ट की बात हम करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति आपके पास जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उस बेसिस पे आप कैसा बिहेव, लाइक, डिसलाइक, फेवरेबल, अनफेवरेबल, जिस भी सिचुएशन में आप जैसा भी जजमेंट आप बनाते हो, अपने ओपिनियन बनाते हो, उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव एटीट्यूड, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अफेक्टिव कंपोनेंट की। ये क्या होता है? देखिए, अफेक्टिव कंपोनेंट एटीट्यूड का ये ऐसी फीलिंग्स या इमोशंस है, एग्जाम्पल फियर की फीलिंग है, डर है,
सिंपैथी की फीलिंग है, नफरत करते हैं आप, हेट की फीलिंग है, लाइक करते हैं आप, पसंद करते हैं, उसकी फीलिंग है, प्लेजर आपको सुख मिलता है, इसकी कुछ फीलिंग्स है। कुल मिला के कि जो हम फील कर रहे हैं आउटकम को लेके कि हमारा भैया रिजल्ट ये निकलेगा, इस की जो फीलिंग है वो आपके कॉग्निटिव रैशनल से भी ऊपर है। मतलब आपने जो यहाँ पे दिमाग लगा के सोचा था उसके भी ऊपर आपकी फीलिंग्स आ रही हैं। तो कभी कभी ऐसा है ना, अब इसको एग्जाम्पल से समझो कि जब हमने कॉग्निटिव में बात करी थी तो हमने ये सिंपल सा समझा था कि हमें किसी एक पर्टिकुलर एक्स ब्रांड की कार्स पसंद हैं। क्यों? क्योंकि ये 20 किलोमीटर ज़्यादा चलती हैं पर लीटर पे, अगर हम देखें तो अच्छा बढ़िया माइलेज देती हैं दूसरी कार के कंपैरिजन में। अब अफेक्टिव कंपोनेंट में अगर यही एग्जांपल रखें तो हम कहेंगे कि हमें इस एक्स ब्रांड की कार पसंद है। क्यों? क्योंकि हमें ये प्रेस्टीज और प्लेजर देती है। समझे ना? तो आपकी फीलिंग यहाँ पे आपकी जो है, जो सोच थी, उस आपकी जो वो अवेलेबल सोच थी उससे बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ आ जाती है। ठीक, अब तीसरा समझिएगा, तीसरा आता है बिहेवियरल एटीट्यूड। तो बिहेवियरल कंपोनेंट क्या है यहाँ पे समझते हैं इसका तीसरा कंपोनेंट। देखिए, बिहेवियरल कंपोनेंट एटीट्यूड का ये ऐसी टेंडेंसी हो गई, या ऐसा कह लीजिए कि प्री डिस्पोजिशन टू एक्ट इन अ सर्टेन मैनर, आपको इस तरीके से ही एक्ट करना है। अब प्री डिस्पोजिशन जो मैंने कहा ना कि आपको बिहेव इस तरह से करना है, इस सर्टेन मैनर में करना है, इसका हो सकता है कि इसमें कुछ वजह हो, जैसे ये कॉज हो बाय अफेक्टिव या कॉग्निटिव कंपोनेंट। ठीक है, अब जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, सपोज करिए आपका एटीट्यूड किसी भी व्यक्ति को लेके कुछ इस तरह से है जिसके प्रति आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से अवेलेबल थी, या फिर आपकी कुछ फीलिंग्स उससे अटैच थी। समझे? तो आप उसी के हिसाब से उसके साथ जो है वो बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब जिस चीज़ों पे आपको सपोज करो मानना होता है ना, द थिंग्स यू बिलीव अबाउट समथिंग। एग्जाम्पल, ऐसा आप सोचते हो कि मेरा जो बॉस है वो भ्रष्टाचारी है, करप्ट है, ठीक है, और सही व्यक्ति नहीं है, और ये कंपनी के पैसों का गलत फ़ायदा उठा रहा है, और आपको ये फीलिंग आती है कि भैया मैं इसके साथ काम नहीं कर पाऊंगा। तो अगर ये दोनों चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपका जो बिहेवियर होगा वो ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि भैया मैं तो ये जॉब करूंगा ही नहीं, मैं जॉब ये क्विट कर देता हूँ। समझे इस बात को? अब एग्जाम्पल, तो अब ये कार वाला अगर ये एग्जाम्पल यहाँ ले जाएं तो क्या करेंगे? यही कहेंगे कि भैया मुझे एक्स ब्रांड की कार पसंद है। क्यों? क्योंकि मैं पहले इसको यूज़ कर चुका हूँ, ड्राइव कर चुका हूँ, और इसमें हमें कंफर्टेबल होता है। ठीक है, तो चलो भैया, अब नेक्स्ट बात क्या करने जा रहे हैं? नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड एंड द डायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटीट्यूड के बारे में। देखिए, स्ट्रक्चर एटीट्यूड का क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक नेगेटिव या पॉजिटिव अरेंजमेंट आपकी फीलिंग्स का, बिलीव्स का, बिहेवियर्स का विद इन एंड अमंग द अफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। तो अब एटीट्यूड के अंदर कुछ चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी पॉजिटिव हो या कुछ आपके अंदर नेगेटिव एलिमेंट्स हो उसको लेके, या हो सकता है कुछ नेगेटिव हो और बहुत सारे पॉजिटिव हो। समझिए, कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ यहाँ पे आपके मन में पॉजिटिव चीज़ें हो और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हो उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ नेगेटिव हो और बहुत सारी पॉजिटिव हो। या फिर मैंने तीसरा पहले बताया था कि वो हो सकता है कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव हो, या हो सकता है बहुत सारी पॉजिटिव और बहुत सारी नेगेटिव भी हो। ठीक, तो जो स्ट्रक्चर है एटीट्यूड का, इसे एग्जामिन करा जाता है एक्सप्लोर करके, जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, कैब को। और अलग अलग तरह से इम्प्लीकेशन होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का, रिट्राइवल और जजमेंट का, और ये डायनेमिक प्रॉपर्टीज जो एटीट्यूड की होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। देखिएगा, एक हो गया एटीट्यूड स्ट्रेंथ, दूसरा हो गया एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी, और तीसरा हो गया एटीट्यूड एम्बिवेलेंस। इन तीनों चीज़ों को समझिए गौर से क्या है। एटीट्यूड स्ट्रेंथ का मतलब होता है साथियों, ये एटीट्यूड डिफर होता है अपनी स्ट्रेंथ में। मतलब एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत, एक सेंट्रल एटीट्यूड, ये ऐसे एटीट्यूड हैं जो रिफर करते हैं इम्पोर्टेंट एटीट्यूड ऑब्जेक्ट्स को जो स्ट्रांगली रिलेटेड होते हैं खुद से, दैट इज सेल्फ से। तो ये एटीट्यूड जो है वो क्या है? ये रिलेटेड है इम्पॉर्टेंट वैल्यूज से,
एटीट्यूड स्ट्रेंथ के अंदर बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस आते हैं जैसे कि सर्टेनिटी, इंटेंसिटी, एक्सट्रीमिटी, एटीट्यूड का ओरिजिन, पर्सनल इंपॉर्टेंस। तो स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड आपको वीक एटीट्यूड से अलग मिलेगा बहुत सारे तरीकों में। तो यहाँ पे मेन 4 तरीके की ऐसी मैनिफेस्टेशन है स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड की, उनको मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला तो ये कि परसिस्टेंट। अब ये क्या चीज़ है? देखो, एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड ये ज़्यादा टेम्परेली स्टेबल होता है ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड्स आर मोर टेम्परेली स्टेबल ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम। दूसरा देखें तो रेजिस्टेंस टू चेंज। ये क्या हुआ? देखिए, जब व्हेन फेस विद अ परसुएसिव अपील, तो स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा कि आपका एटीट्यूड उस चीज़ को लेके बदले। वीक एटीट्यूड होगा तो बड़ी जल्दी आपका चेंज हो जाएगा। तीसरी बात आती है इन्फ्लुएंस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ये क्या है? देखिए, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड ये ज़्यादा लाइकली है कि इन्फ्लुएंस करें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को एज कंपेयर टू द वीक एटीट्यूड। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे आप 3 डिफरेंस जान गए कि क्या होगा। और चौथा और आखिरी बात आती है यहाँ पे गाइड बिहेवियर। अब गाइड बिहेवियर में क्या है? देखो, एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड जो है वो ज़्यादा लाइकली है कि वो बिहेवियर को आपके गाइड करे। दैट इज़ हम उस हिसाब से काम करेंगे। अगर आपका अच्छा एटीट्यूड मजबूत है तो आप आपके बिहेवियर को भी अच्छे से वो एक्ट करवा लेगा, बढ़िया से आपसे गाइड कर देगा, है ना, कंपेरेटिवली टू वीक एटीट्यूड। तो अब ऐसा समझिए कि ना, एटीट्यूड अगर स्ट्रेंथ है, आपकी मजबूती है, आपके दिमाग शक्तिशाली है, चीज़ों को लेके आपको जो है वो मजबूती आती है, आप जल्दी डगमगाते नहीं हो, तो आप उस हिसाब से चीज़ें करोगे। सिंपली हिंदी में ये बात कही जाएगी। अच्छा, दूसरा है एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी। अब देखिए, एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी क्या होता है? ये आप रिफर करोगे टू द ईज विद विच एटीट्यूड कैन बी रिट्राइव फ्रॉम मेमोरी। जितनी आसानी से आप अपनी मेमोरी के अंदर से अपने उस एटीट्यूड को झम से वापस ला सकते हो। मतलब कि कितनी तेज़ी में वो अवेलेबल है आपका एटीट्यूड किसी ऑब्जेक्ट, इशू, सिचुएशन वगैरह को लेके। एकदम से आपने देखा आपका तुरंत एटीट्यूड वापस जग गया उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके, या इवेंट को लेके, या इशू को लेके, सिचुएशन को लेके। ठीक है ना? तो एटीट्यूड जो ज़्यादा एक्सेसिबल होते हैं मेमोरी से, वो ज़्यादा प्रिडिक्टिव होते हैं बिहेवियर के, कि जो है हाँ, इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके आपको जम से चीज़ें, एटीट्यूड आपका स्ट्रांग है, जैसी आपका एक्सेसिबिलिटी फट से आई तो आपका बिहेवियर उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके सट से चेंज हो गया, या वैसे ही आपने बिहेव करा। तो ये इन्फ्लुएंस करता है कि कौन से मैसेजेस तुरंत अटेंड करने हैं, किस तरह के मैसेजेस को प्रोसेस करना है, आगे बढ़ाना है, ज़्यादा स्टेबल होता है अक्रॉस द टाइम। तो जो पोजीशन है नेगेटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड का, ये 2 पर्सपेक्टिव से गवर्न किया जाता है। वो 2 पर्सपेक्टिव क्या है? पहला तो कहलाता है 1 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव ऑफ एटीट्यूड। अब 1 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव ऑफ एटीट्यूड क्या है भैया? देखिए, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स जिसके अंदर होते हैं, ये स्टोर होते हैं अलॉन्ग अ सिंगल डायमेंशन। ठीक है, तो 1 डायमेंशन की बात हो रही है सिंगल डायमेंशन में। और 2 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव ऑफ एटीट्यूड मतलब एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो यहाँ पे परसीव करता है पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स को एज स्टोर्ड अलॉन्ग सेपरेट डायमेंशन। पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी, और सेपरेट डायमेंशंस में ये हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके एटीट्यूड में जो है वो सिंगल डायमेंशन नहीं रह जाएगा। एटीट्यूड एम्बिवेलेंस यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। तो अब आप कहेंगे, हैं ये क्या बोल दिया एटीट्यूड एम्बिवेलेंस? देखो, एटीट्यूड एम्बिवेलेंस को समझो क्या होता है। होता क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट के प्रति कभी कभी लोग जो होते हैं ना, वो बड़े कन्फ्लिक्टेड होते हैं। वो एक चीज़ को लेके स्थिर नहीं होते कि मुझे ऐसा ही बिहेव करना है या ऐसा नहीं करना है। इसका मतलब ये उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देख रहे होते हैं। उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति उनके पॉजिटिव भी चीज़ें चल रही होती हैं, नेगेटिव भी चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है ना? तो एटीट्यूड एम्बिवेलेंस ये ऐसे फैक्ट को रिफ़र करता है कि हमारी जो इवैल्यूएशन है किसी ऑब्जेक्ट को लेके, इशू को लेके, इवेंट को लेके, लोगों को लेके, ये हमेशा एक जैसी पॉजिटिव नहीं रहेंगी या एक जैसी नेगेटिव नहीं रहेंगी। मतलब जो हम इवैल्यूएट करेंगे वो मिक्स इवैल्यूएट करेंगे, जिसमें पॉजिटिव भी देखेंगे हम, नेगेटिव भी रिएक्शन देखेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? एटीट्यूड एम्बिवेलेंस क्यों देखने को मिलता है? देखो,
कुछ मान लो वैल्यूज़ हैं जो कन्फ्लिक्ट कर रही हैं आपस में। फॉर एग्जांपल आपका ये एटीट्यूड एम्बिवेलेंट इस वजह से भी मान लो अरेंज मैरिज को लेके है। अब अरेंज मैरिज को आपको एक तरफ तो लगता है कि यार बड़ी अच्छी चीज़ होती है, पेरेंट्स से हम जो है पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी करते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है। दूसरी तरफ आपको लगता है कि भैया हमारी भी तो आज़ादी है, चॉइस करने की, पर्सनल चॉइस की हमारी आज़ादी है, पता नहीं क्या ही मिल जाए अचानक से। तो ये एटीट्यूड एम्बिवेलेंस में आएगा। आई होप आपको तीनों चीज़ें समझ में आई। अगर आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ एक लाइक चाहिए। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कैटेगरीज ऑफ एटीट्यूड। तो एटीट्यूड की कैटेगरी में यहाँ दो चीज़ें आती हैं, एक आता है एक्सप्लिसिट, दूसरा आता है इम्प्लिसिट। तो देखिए एटीट्यूड को डिवाइड करा गया है दो कैटेगरीज के अंदर। बेसिक डिफरेंस इन दोनों में अगर हम देखें तो ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस रिकॉग्निशन का होता है। अब एक तो हो गया सोच समझ के, है ना, और एक हो गया जो ऐसे ही में। तो जो कॉन्शियस है, मैं और गौर से समझाती हूँ। देखो भैया, जो कॉन्शियस है उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट एटीट्यूड, जो निकल के आता है रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस कॉग्निशन से जो निकलता है वो होता है, ये देख सकते हैं आप, एक्सप्लिसिट एटीट्यूड। और जो इम्प्लिसिट एटीट्यूड होता है वो रिजल्ट किसका होता है, अनकॉन्शियस रिकॉग्निशन का। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। देखो भाई क्या हो रहा है, तो समझते हैं कि एक्सप्लिसिट एटीट्यूड एक्चुअली होता क्या है। देखिए एक्सप्लिसिट एटीट्यूड को कैरेक्टराइज करो एक ऐसे एटीट्यूड के तौर पे जो मैंने बताया कि कॉन्शियस रिकॉग्निशन से होता है। इसका मतलब एक इंसान जान रहा है, समझ रहा है, अपने एटीट्यूड को जान समझ के ही जो है वो प्रेजेंट कर रहा है किसी भी चीज़ को, उसके अपने बिहेवियर को। तो ये जो एक्सप्लिसिट एटीट्यूड होते हैं ये मोस्टली अफेक्टेड होते हैं, जैसे आपके साथ कोई रिसेंटली कोई इवेंट हुआ, उससे ही आपका एटीट्यूड बिल्ड हो जाएगा। और इस तरह के एटीट्यूड आपको कॉग्निटिव और मोटिवेशनल फैक्टर्स जो भी हो उस पर्टिकुलर एटीट्यूड को जो असाइन हो रहा हो उस पर बिहेव करता है। मतलब आप सोच समझ के चीज़ों को करोगे क्योंकि आपने हाल फिलहाल ही उन चीज़ों को झेला है। ठीक है, अब चूंकि आप खुद इसमें इन्वॉल्व हो, सोच समझ के हो, तो कभी कभी इसको हम लोग सेल्फ रिपोर्टेड एटीट्यूड भी कहते हैं। ठीक, अब दूसरा जो काफ़ी बड़ा है, इसे आप समझो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इम्प्लिसिट, जिसे हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट एटीट्यूड। ये आपकी पास्ट की मेमोरीज से निकल के आता है। मतलब आपके जड़ों में दिमागों की ये बसा हुआ है, आपका अनकॉन्शियस कॉग्निशन है। अभी हाल फिलहाल की कोई पर्टिकुलर सिचुएशन से आप नहीं चेंज हो रहे हो, बट आप जो है वो बहुत पास से आप देखते चले आ रहे हो चीज़ों को, उनसे आपका वो एटीट्यूड बिल्ड हुआ है। कभी कभी अनजाने में हम कुछ चीज़ें ऐसी कर देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को लेके जो इम्प्लिसिट एटीट्यूड होता है और जो हमें पास्ट की मेमोरीज से, जो मतलब हम भूल भी चुके हैं लेकिन उससे रिलेटेड होगा। ज़्यादा हम सोचते नहीं उस बात को लेके, लेकिन हम उस काम को कभी कभी कर देते हैं। क्योंकि हमारे अंदर अंतरात्मा बोलती है, अंदर से इंटेंशन आता है कि भाई इसको करना चाहिए। ठीक है, तो सिंस जो कॉग्निटिव पार्ट है वो इन सब एटीट्यूड में आपको देखने को नहीं मिलता, इसलिए ये सारे ज़्यादातर इन्फ्लुएंस होते हैं बाय अफेक्टिव एक्सपीरियंस, है ना। सोच समझ के तो आप चीज़ें कर नहीं रहे हो, तो आपके एक्सपीरियंस वगैरह पे भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि सारे एक्सपीरियंस जो हैं वो अफेक्ट करते हैं इम्प्लिसिट एटीट्यूड को दैन एक्सप्लिसिट एटीट्यूड। इसका मतलब कि इम्प्लिसिट एटीट्यूड ज़्यादा ईजिली एक्सेसिबल है अगर यहाँ पे इन्फ्लुएंस है किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स का। तो इसलिए जो इम्प्लिसिट एटीट्यूड है वो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक अफेक्टिव एक्सपीरियंस से या कल्चर से या कुछ आपकी फीलिंग या इमोशंस हैं किसी चीज़ को लेके, जो ऐसे इंस्टेंट वाली नहीं हुई है लेकिन बहुत पास से आई हैं, आपके अंदर हैं कहीं ना कहीं। इसलिए जो कल्चरल बायसेस देखते हो ना, तो उसमें एक इम्पैक्ट इस इम्प्लिसिट एटीट्यूड का होता है। हम कहते हैं कि हमारा कल्चर अच्छा, उनका ऐसा नहीं, या उनका ऐसा नहीं, है ना। तो ये कुछ कहानी है। अब बात आती है कि एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड भी तो समझते हैं ना भाई। देखिए हमारे जन्म से ही हम देखें तो हम बहुत सारी चीज़ों से मिलते जुलते रहते हैं, चाहे डायरेक्टली मिले और चाहे इनडायरेक्टली मिलते रहें। इसकी वजह से क्या होता है कि हम हर एक चीज़ के प्रति एक एटीट्यूड जो है वो अक्वायर कर लेते हैं, पा लेते हैं। तो ये माना जाता है कि एटीट्यूड जो किसी मतलब आपने लिए हों या लार्जली एक्वायर करे गए हों एज ए रिजल्ट ऑफ आपके लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पे। हालांकि
जो स्मॉल एटीट्यूड बट ग्रोइंग बॉडी एविडेंस की ये भी दिखाती है कि एटीट्यूड हो सकता है आपके जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो, वो एक अलग की बात है, लेकिन आप ज़्यादातर हम देखते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस होता है वही आपके एटीट्यूड को बिल्ड करता है। अब इसके चलते बहुत सारी थ्योरीज को यूज़ करा गया है ये पता करने के लिए कि क्या एक्चुअली में फॉर्म या मेंटेन करता है हमारे एटीट्यूड को। तो इसी के चलते यहाँ पे कुछ थ्योरीज की हम आपको बात करके बताएंगे, जैसे क्लासिकल या पेवलोवियन कंडीशनिंग, ये क्या होती है अभी एक्सप्लेन करती रहती हूँ मैं। दूसरी पहले चलो समझ लीजिए। दूसरी है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, तीसरी है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और चौथी है जेनेटिक फैक्टर्स। तो एक एक करके समझिए कि सबसे पहला जो क्लासिकल या पेवलोवियन कंडीशनिंग है ये क्या है। सर ये एक प्रोसेस है बिहेवियर में जो बदलाव आता है जिसके माध्यम से एक ऑब्जेक्ट जो है वो रिस्पॉन्ड करता है डिज़ायर मैनर में टू अ प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस दैट हैज़ बीन रिपीटेडली प्रेजेंटेड अलॉन्ग विद एन अनकंडीशन स्टिमुलस दैट एलिट्स द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टिमुलस एक फैक्टर है जिसकी वजह से रिस्पॉन्स हो रहा है ऑर्गेनिज्म पे। अब एक उसका बात समझो, एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, बिहेव करेगा, और बिहेवियर में बदलाव इस वजह से आया है क्योंकि पर्टिकुलर स्टिमुलस उसके सामने बार बार रखा गया। तो कंडीशनिंग यूजुअली कैसे हो रही है, दो स्टिमुलाई को मिला के, जैसे कि एज इन जो आपका पावलोव्स के क्लासिक एक्सपेरिमेंट में देखने को मिला था। हुआ क्या था मैं आपको बताती हूँ, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आप समझोगे तो ईजिली समझ जाओगे इस चीज़ों को। हुआ क्या कि पावलोव ने डॉग्स को प्रेजेंट किया विद अ रिंगिंग बेल। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। घंटी बजाई और घंटी बजी और घंटी बजने के साथ साथ उसी के साथ ही खाना दिया गया, और ऐसा जो है वो डॉग्स के साथ रोज़ करने लग गए। घंटी बजाई, बेल बजाई और फूड जो है वो उसी के साथ फूड मिल गया डॉग्स को। अब रोज़ होने लगा। एक वक्त के बाद ये देखा गया, ठीक है, कि अचानक से जब बार बार घंटी बजाई और इस तरह से करा तो हुआ क्या कि जब भी घंटी बजती थी तब भी जो डॉग थे उस डॉग के जबान में सलाइवा बनने लगता था, मतलब उसको मुंह में पानी आने लगता था, क्योंकि उसको ये एहसास होने लगता था कि हाँ भैया खाना मिलने वाला है। तो समझ रहे ना, तो रिंगिंग बेल का खाने से हालांकि कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसने एक ऐसी कंडीशन बना दी जिससे बार बार चूंकि ऐसा करने जाने लगा तो डॉग के दिमाग में क्या हो गया, ये कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया डॉग को कि अपने आप जो है वो सलाइवा इनके मुंह में बनने लगा। समझ गए इस बात को हमने क्या कह रही हूँ कि क्लासिकल या ये जो पेवलोवियन कंडीशनिंग है क्या एक्चुअली में। तो क्लासिकल कंडीशनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कुछ इमोशनल कंपोनेंट एटीट्यूड के या प्रेजुडाइज लाने में। फर्दर क्लासिकल कंडीशनिंग के माध्यम से ही लोग जो है वो अपने अंदर एक पावरफुल एटीट्यूडनल रिएक्शन लेके आते हैं कुछ सोशल ऑब्जेक्ट को लेके, इवन उनका उसको लेके कोई एक्सपीरियंस नहीं भी होता तब भी। इसलिए जो बच्चे बार बार सुनते हैं ना अपने माँ बाप की कन्वर्सेशन को कि भैया मुसलमान जो होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है, हमने नहीं अपने मन से करा, बहुत अग्रेसिव होते हैं, मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट के बारे में, ठीक है। अगर अपने बचपने में अपनी अर्ली ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट में वो ये सब बार बार सुने तो वो ना चाह के भी उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके एक नेगेटिव एटीट्यूड खुद में जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं, इवन उनसे मिले बिना। इसका और भी चीज़ें हैं, जैसे बाहर के देशों में मान लो बचपन से ही कहा गया कि अरे वहाँ ना जाना, ये कंट्री बहुत गंदी है, ये कंट्री में ये है वो, तो आप वहाँ जाने से भी डरोगे, है ना। अब वो लोग जो हैं वो कभी आएंगे ही नहीं, उस कंट्री में जाएंगे ही नहीं, सोचेंगे नहीं रहने दो वहाँ जो है, हालांकि कभी गए नहीं, देखा नहीं, लेकिन चूंकि सुन के उन्होंने ऐसा डेवलप कर लिया। तो ये हो गई क्लासिकल और पेवलोवियन कंडीशनिंग। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट वाली क्या है, नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ये क्या होती है भैया, देखिए इसके हिसाब से बिहेवियर जो है वो फॉलो होते हैं बाय पॉजिटिव आउटकम टेंड टू बी स्ट्रेंथन। जैसे कि आपने जो भी चीज़ ऐसे करी, आपने कोई काम किया और उसका आपने जो जिस तरह से भी कोई काम को किया और उस काम से अगर कोई अच्छा रिजल्ट निकला, ठीक है, एक अच्छा रिजल्ट निकला तो आपका बिहेवियर उस चीज़ के प्रति और मजबूत होता जाएगा। वही जगह अगर किसी से नेगेटिव आउटकम निकला उस काम को करने से, तो फिर आपका जो
आपका बिहेवियर है वो उस चीज़ के प्रति और दबता जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, द डिग्री टू विच एटीट्यूड आर वर्बली और नॉन वर्बली रीइंफोर्स्ड बाय अदर्स विल अफेक्ट द एक्वायरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एटीट्यूड। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कैसी बात मैं कह रही हूँ कि अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दिनों में अगर आपके माता पिता या आपके टीचर्स ने आपकी बड़ी तारीफ़ करी, आपको प्रेस करा कि आप अच्छे हैं पढ़ाई में और आप अच्छा कर सकते हैं, तो आप उसमें बहुत और मेहनत भी लगाते हो और एक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करते हो स्टडीज़ के प्रति। लेकिन अगर आपके फ्रेंड के पेरेंट आपको मतलब आपके साथ तो ये हो रहा है और आपके फ्रेंड को देखा जा रहा है कि उसके पेरेंट्स उसकी अचीवमेंट स्टडी में एक्नॉलेज भी नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते, छोड़ो क्या ही तुमने किया, उसको नेगेटिव बातें कहते रहते हैं, तो उसका स्टडीज़ के प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है, एग्जाम्पल से समझ गए इंस्ट्रूमेंटल एटीट्यूड क्या, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्या है। तीसरा आता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये क्या होती है? देखिए, एक ऐसा फिनोमेना जिसके माध्यम से एक इंसान नए नए फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर को पाता है या थॉट को पाता है, सिंपली सिर्फ ऑब्जर्व करके, किसको ऑब्जर्व करके, रिवॉर्ड्स को या फिर पनिशमेंट को, दैट अदर गेट इन कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। कि मतलब दूसरे को अगर रिवॉर्ड मिला तो आपका उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके क्या बिहेवियर हो जाएगा, दूसरे को अगर पनिशमेंट मिली तो उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके आपका क्या बिहेवियर हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन से जो हो रहा है उसे हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। और लास्ट में आता है जेनेटिक फैक्टर्स। अब जेनेटिक फैक्टर्स में क्या है समझिए, देखिए इनका भी एक बड़ा रोल है, छोटी बात नहीं है ना, हमारे एटीट्यूड को शेप करने में। हालांकि इनका ये कहिए कि एक स्ट्रॉन्गर रोल प्ले करते हैं हमारे कुछ एटीट्यूड को शेप करने में दैन अदर्स। मतलब हमारे जो कुछ एटीट्यूड्स हैं वो थोड़े ज़्यादा हमारे जेनेटिक फैक्टर्स से उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा कंपैरेटिवली टू हमारे अदर एटीट्यूड्स। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि एटीट्यूड जिसमें गट लेवल प्रेफरेंस आती है, मतलब जैसे कि ऐसा प्रेफरेंस किसी सर्टेन काइंड ऑफ फूड के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपके घर में हो सकता है कि पास से उस पर्टिकुलर खाने को कई लोग पसंद करते हो, आपको भी लगता है यार ये खाना जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होगा ये चीज़, ये गट लेवल प्रेफरेंसेस आपके अंदर आएंगे। आपका एटीट्यूड किसी खाने को, किसी फूड को लेके हो सकता है ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो। और जो दैट आर मोर कॉग्निटिव इन नेचर, से एटीट्यूड टूवर्ड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। अब मान लो कि आपका जो है एटीट्यूड है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को लेके, तो उससे ज़्यादा अगर हम देखें तो फूड को लेके आपकी जो एटीट्यूड है वो हो सकता है स्ट्रॉन्ग हो, और ये एक जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। तो आई होप आप समझे कि फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड कैसे होता है। अब एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसे कहते हैं फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, है ना। इसको तो हम बाकी बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम फंक्शंस इसी के अंदर पढ़ लेते हैं। साथियों, कार्ड्स ने एक व्यू देखा कि जो एटीट्यूड है वो कुछ फंक्शन से डिटरमाइन होता है, और जो फंक्शन से डिटरमाइन होता है जो हमें ये सर्व करते हैं। तो लोगों का जो एटीट्यूड होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों को वो एटीट्यूड उन्हें मदद करता है अपने गोल्स को पाने में। समझे कि आपका एटीट्यूड ऐसा इसलिए है क्योंकि इसी एटीट्यूड से आपने अपने गोल्स को, अपने एम्स को पाया है। तो मेन फंक्शन क्या हुआ एटीट्यूड का, यहाँ समझिएगा। सबसे पहले तो जो मैं यहाँ बात करूँ वो आती है यूटिलिटेरियन या इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। क्या हो गया? यूटिलिटेरियन या इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। तो ये जो फंक्शन हुआ, मैं सोच रही हूँ कि आपको ये थोड़ा सा एक स्पेस में इसको लिख के बताऊँ, है ना। ये समझ लीजिए कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ एटीट्यूड लिखा हुआ है, और इसमें जो मैं पहला बताने जा रही हूँ आपको वो है यूटिलिटेरियन और इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। तो ये फंक्शन काफ़ी क्लोज होता है ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया है ना, इससे। कार्ड्स का ये कहना है कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर लेते हैं अगर हमें किसी एटीट्यूड से ना रिवॉर्ड्स मिले, या मतलब किसी बिहेवियर से कुछ रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, और हम एक नेगेटिव एटीट्यूड को डेवलप कर देते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति जिससे हमको पनिशमेंट मिलती है।
दंड मिल रहा हो या सज़ा मिल रहा हो। तो ये हो गया यूटिलिटेरियन या इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। दूसरा साथियों होता है आपका नॉलेज फंक्शन। देखिए हम सबको ज़रूरत है कि हम कुछ तरीके की एक मीनिंगफुल, एक स्टेबल, क्लियर और ऑर्गेनाइज व्यू तो जान ही जाए कि दुनिया कैसी है, किस तरह की है। हम चाहते हैं इस चीज़ को जानना, समझना, और एटीट्यूड हमारी इस ज्ञान को, इस नॉलेज फंक्शन को सेटिस्फाई करता है एक रेफरेंस प्रोवाइड करके कि भैया देखो वर्ल्ड को हम ऑर्गेनाइज कर पाते हैं ना, ये लोग ऐसे होते हैं, ये चीज़ ऐसे चलेगी, ये काम ऐसे होगा, तो एटीट्यूड की मदद से होता है ना। तो यूज़ करके ऐसे सोच समझ के कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव को, ठीक है, कि आपने सोच समझ के चीज़ों के बारे में जाना, तो इसी हिसाब से एटीट्यूड हमें मतलब मदद करता है, सर्व करता है कि स्कीम के तौर पे जो हमें मदद करती है ऑर्गेनाइज करने में या इंटरप्रेट करने में इस सोशल इन्फॉर्मेशन को। जो सोशल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो आपके दिमाग में आई, आपने समझा, जाना और उसके प्रति एक एटीट्यूड डेवलप किया। तो ये नॉलेज फंक्शन का भी जो है वो जो है रोल निभाता है। तीसरे नंबर पे आता है, ये कहलाता है ईगो डिफेंसिव। ठीक है, अब ईगो डिफेंसिव फंक्शन क्या है इसका? देखिए कुछ एटीट्यूड सर्व करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए हमें फ्रॉम एक्नॉलेजिंग बेसिक ट्रूथ अबाउट आवर सेल्फ, या फिर कुछ जो हार्श रियलिटी है जिंदगी की, है ना, तो इससे हम प्रोटेक्ट रहते हैं कुछ एटीट्यूड के माध्यम से। और ये सब हमें मदद करते हैं एक इंसान को कि वो अगर इमोशनली किसी प्रॉब्लम में आया है ना, तो उससे बाहर आ पाए, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, अपनी अंतरात्मा को, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर पाए। तो इसका एक ईगो डिफेंसिव जो है वो फंक्शन भी होता है। एक इसका फंक्शन वैल्यू एक्सप्रेसिव भी होता है। ये क्या होता है वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन? देखिए वैल्यू एक्सप्रेसिव एटीट्यूड दिखाते हैं कि वो क्या है ना, मतलब समझिए हम लोग क्या हैं, ये आपको बताएगा कि हम लोग हैं क्या, हु वी आर, वॉट वी स्टैंड फॉर, है ना, हम क्यों हैं यहाँ पे। इसलिए ये हमें मदद करते हैं दिखाने में एक इंसान की सेल्फ इमेज क्या होती है दूसरों के सामने, ठीक है, एंड साथ में हमारी बेसिक वैल्यूज़ को हम कैसे एक्सप्रेस करें, इसमें मदद करता है ये वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन इस एटीट्यूड का। पांचवी बात करें तो बात करेंगे यहाँ पे हम सोशल आइडेंटिटी फंक्शन की। अब ये सोशल आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? देखिए ये रिफ़र करता है इंफॉर्मेटिवनेस को एटीट्यूड के फॉर अ पर्सन इम्प्रेशन, कि कितना एटीट्यूड दिखेगा अपने मतलब कन्वे करने के लिए अबाउट द पीपल हु होल्ड देम। ठीक है ना, कोई चीज़ को अगर आपको दिखाना है तो आपको क्या है कि हाउ मच एटीट्यूड अपीयर टू कन्वे अबाउट द पीपल हु होल्ड देम। और फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, कि इंडियन फ्लैग को परचेज़ किया रिपब्लिक डे वाले दिन, ठीक है ना, तो ये कैसे आप करते हो इसको परचेज ना, ये मेनली ड्रिवन कैसे है, प्राइमरली बाय सोशल आइडेंटिटी गोल्स है, कि हमने देखा ना कि हम सब देख रहे हैं और लोगों को भी देख रहे हैं ना, जिस हिसाब से जो है वो समाज के अंदर बहुत ज़्यादा देश की भावना बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ को लेकर हमने क्या करा, हमने इंडियन फ्लैग को परचेज़ करा। तो सोशल आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर ये चीज़ें आती हैं। अब देखिए लास्ट टॉपिक को मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि भैया इन्फ्लुएंस क्या होता है एटीट्यूड का बिहेवियर के ऊपर, है ना। भैया जो एटीट्यूड है उसका कुछ आपके बिहेवियर पे कितना इन्फ्लुएंस आता है, हम इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से समझते हैं। देखिए अलग अलग रिसर्च करी गई और अलग अलग रिसर्च ने ये सजेस्ट किया कि एटीट्यूड सिंपली आपके बिहेवियर को ज़रूर इन्फ्लुएंस करता है। मतलब ये कि भैया आपका बिहेवियर डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड किसी चीज़ को लेके क्या है। इनफैक्ट इस शुरुआत में जो डेफिनेशन होती थी वो एटीट्यूड को लार्जली बिहेवियर के टर्म में ही डिफाइन भी करती थी। फॉर एग्जांपल उस समय ऑल पोर्ट ने डिफाइन किया था एटीट्यूड को कि ऐसी टेंडेंसी होती है या प्री डिस्पोजिशन बिहेव होता है कुछ तरीक़ों से इन सोशल सिचुएशन। और सबसे ज़्यादा रीसेंट रिसर्च में हमने ये देखा, वो ये सजेस्ट कर रही थी कि जितना इन्फ्लुएंस होगा एटीट्यूड का, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन एटीट्यूड ऑन बिहेवियर, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, और ये फैक्टर्स यही आपको बताएंगे, डिटरमाइन करेंगे कि कितना इन्फ्लुएंस होगा किसी का एटीट्यूड का उसके बिहेवियर के ऊपर। तो अब हम समझाते हैं आपको इसमें क्या चीज़ें हैं। यहाँ सबसे पहला और सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझिएगा, कहते हैं ट्रू वर्सेस एक्सप्रेस्ड एटीट्यूड। क्या है? देखो ट्रू एटीट्यूड और एक्सप्रेस एटीट्यूड ये अलग अलग हो सकते हैं,
क्यों? क्योंकि दोनों ही जो है वो सब्जेक्ट हैं दूसरे इन्फ्लुएंस के, टू अदर इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, अदर दूसरे इन्फ्लुएंसेस के दोनों सब्जेक्ट बैठते हैं। अब जो एक मेजर्ड या एक्सप्रेस एटीट्यूड है, ये हो सकता है कि इंसान का ट्रू एटीट्यूड ना हो, खासकर जब ये सेंसिटिव इश्यूज के कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन के साथ डील कर रहा हो, तो क्या पता वो दिखा कुछ रहा हो, हाँ, उसका ट्रू एटीट्यूड ये ना हो, लेकिन ट्रू एटीट्यूड उसका डिफरेंट हो, समझे ना। तो सिचुएशन के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, इश्यूज के हिसाब से वो अलग तरह से एटीट्यूड अपना रख रहा हो, ठीक। तो ये हो गया। दूसरा होता है वन इंस्टेंस वर्सेस एग्रीगेट। अब देखो बात क्या है कि एटीट्यूड्स जो होता है उस पे उसके जो अफेक्ट होते हैं ये और ज़्यादा अपेरेंट होते जाते हैं जब एक इंसान के हम पूरे इकट्ठा या एवरेज बिहेवियर को देखने लग जाएं, ना कि उसके एक करे गए कर्म को, एक इंडिविजुअल एक्ट को देखने के बजाय उसके इकट्ठा सारे बिहेवियर्स को देख लें, एवरेज देखें उसका कि एक्चुअली में ये कैसे बिहेव करता है। एक कोई कि उसने अच्छा कुछ कर दिया तो उसकी बात नहीं कर रही मैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे रिसर्च में ये देखने को मिला कि जो लोग हैं उनका जनरल एटीट्यूड रिलीजन को लेके वो पोरली प्रिडिक्ट करता है कि भैया क्या, देखो अब एक कुछ ऐसे समझो इसको, लोग कह रहे हैं कि भाई मैं तो अपने लिए बहुत रिलीजियस हूँ, भगवान जो है वो सबसे सर्वोपरि है ना, लेकिन इससे आप ये तो नहीं पता लगा सकते ना कि क्या वो अगले हफ्ते या अगले दिन या आगे आने वाले टाइम में वो जो है हर हफ्ते वो मंदिर जाता भी होगा या नहीं। क्यों? क्योंकि भैया इसका मूड डिपेंड करता है, इसकी क्या मूड है, इसकी हेल्थ कैसी है, मंदिर इसके घर से दूर कितने हैं, किसका कोई और प्लान तो नहीं, ठीक है ना। तो इस पर भी डिपेंड करता है ना कि वो जाएगा कि नहीं। तो उसके सिर्फ और सिर्फ इस बताने से तो नहीं कह सकते कि हाँ वो बहुत जो है बहुत रिलीजियस एटीट्यूड उसका जो है अगर है तो भाई वो क्या बहुत तेज़ी में मंदिर भी जाता होगा। हालांकि जो रिलीजियस एटीट्यूड होते हैं वो ये इतना प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई टोटल क्वांटिटी रिलीजियस बिहेवियर की लंबे वक्त तक अगर देखें तो प्रेडिक्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि एक बार में आपने कुछ अच्छी बात कही तो आप इसका मतलब बहुत अच्छा ही कर्म करते चले आ रहे होंगे, ये आप नहीं डिफाइन कर सकते। तो एक इंसान का एवरेज बिहेवियर या एग्रीगेट बिहेवियर देखा जाता है। तीसरे नंबर पर जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे लेवल ऑफ एटीट्यूड, हाँ, बिहेवियर स्पेसिफिसिटी। मैं यहाँ पे लिख दूँ ताकि जिनके पास किताब नहीं भी है उनको भी मदद मिल जाए इसमें। लेवल ऑफ एटीट्यूड, बिहेवियर, स्पेसिफिसिटी, ठीक है। देखिए एटीट्यूड स्पेसिफिसिटी क्या होती है कि किस हद तक, द एक्सटेंट टू विच एटीट्यूड आर फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन, कि किस हद तक ये जो एटीट्यूड है वो फोकस करता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे या सिचुएशन पे। एग्जाम्पल कि डू यू लाइक टू ईट मैक्सिकन फूड, क्या आपको मैक्सिकन फूड खाना पसंद है, रैदर देन ऑन जनरल वन कि डू यू लाइक टू ईट आउट, भी बाहर खाना चाहते हो चले। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे एटीट्यूड बिहेवियर के लिंक को यहाँ पे क्या करने में, जो है समझाने में। तो एटीट्यूड प्रेडिक्ट कर सकता है बिहेवियर को अगर दोनों ही आपके एटीट्यूड और बिहेवियर दोनों को सेम लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी पे आप मेजर करो। क्या आपको भाई बाहर खाना पसंद है, बढ़िया, चलें क्या मैक्सिकन फूड खाने, ये पसंद है, हाँ, तो दोनों मैच कर गए, बाहर खाना भी पसंद है, मैक्सिकन फूड भी पसंद है, चलो चले, समझे ना। तो आपका बिहेवियर एटीट्यूड दोनों मैच कर जाएंगे। अच्छा, उसके बाद समझिए पांचवी बात आती है यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस की। किसकी? सेल्फ अवेयरनेस की। देखो भैया एक दूसरा एस्पेक्ट जो इन्फ्लुएंस करता है हमारे बिहेवियर को वो है हमारा सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब कि कितनी दूर तक इंडिविजुअल सब जानकारी रखता है अपने एटीट्यूड की, ठीक है। जो एटीट्यूड आपके अंदर है उसकी जानकारी आपको कितनी है। तो अगर इंसान को अपने एटीट्यूड की जानकारी नहीं है तो ये एटीट्यूड क्या करेंगे ना कि उस इंडिविजुअल के बिहेवियर को बहुत तेज़ी में, बहुत ही एकदम से इन्फ्लुएंस कर देंगे। वही जगह पे एक समझदार व्यक्ति जो अपने एटीट्यूड को अच्छे से जानता है कि मेरा इसके प्रति क्या एटीट्यूड हो सकता है, तो वो सोच समझ के चलेगा, है ना, अपने बिहेवियर को दूसरों को एकदम से शो करने में थोड़ा सा रुकेगा, हेजिटेट होगा। तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। छठे नंबर पे एक चीज़ आती है जो कि कहते हैं जिसे हम लोग
एटीट्यूड स्ट्रेंथ, मैंने अभी आपको ये पढ़ाया भी है। साथ ही जितनी ज़्यादा एटीट्यूड स्ट्रांग होगा उतना इम्पैक्ट आपके बिहेवियर पे पड़ेगा। एटीट्यूड कब बनता है? ये बनता है आपके डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, और अगर वो स्ट्रांग है तो एज अ रिजल्ट आप अच्छी तरीके से, आपका अगला बिहेवियर क्या होगा आप अपने अंदर समझ पाओगे इस चीज़ को। तो ज़्यादा पर्सनली इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनका एटीट्यूड वो ज़्यादा स्ट्रांग प्रोटेक्शन कर सकता है अपने बिहेवियर की उन लोगों के कंपैरिजन में जिनका एटीट्यूड लेस इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो आप समझ पाओगे। आप अगर मजबूत हो अंदर तो आपको पता होगा अरे मैं मजबूत, मैं कर दूंगा। आप नहीं कहते हो कि अरे मैं देख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैंने कह रही है मैं करूँगा, हाँ, और एक इंसान डाइसी पड़ा रहता है। और लास्ट में जो हम बात करेंगे वो जो इन्फ्लुएंस होता है एटीट्यूड का, वो होता है एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी। अब उसमें क्या है भैया? उसमें बात सीधी सीधी ये है कि जो एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी है ये रिफर करती है टू द ईज विद विच एटीट्यूड कैन बी डिराइव फ्रॉम मेमोरी। मैंने ये आपको बताया कि आप अपनी मेमोरी से किसी पर्टिकुलर एटीट्यूड को कितनी तेज़ी में खट से ला के और वैसे ही बिहेव कर दोगे, उसी हिसाब से ये डिपेंड करता है आपके इस एक्सेसिबिलिटी पे कि कितनी तेज़ी में आपकी मेमोरी आपके उस एटीट्यूड को आप तक पहुंचा रही है। तो जितनी जल्दी, मतलब जो ज़्यादा एक्सेसिबल एटीट्यूड होते हैं वो आप कह लो ऑटोमेटिकली आप बिना सोचे समझे, बिना जाने समझे आपका बिहेवियर खट से हो जाता है उसको लेके। ठीक है, हमारे बिहेवियर को गाइड कर सकते हैं बिना उसके बारे में अवेयरनेस हुए, बिना उसके बारे में खास जानकारी हुए। तो ये हमने इन्फ्लुएंस एटीट्यूड का बिहेवियर के ऊपर जाना, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को ये मॉरल एटीट्यूड के पढ़ेंगे। बट अभी तो फिलहाल बस, मतलब 35 मिनट तक के लेक्चर्स बहुत सही रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई मेंबरशिप एंड सपोर्ट मी इन माई वर्क। Along with this, you can follow me in all the social media platform, including WhatsApp channel. All the links are in description box. और सिंपली बात ऐसी है कि यू कैन वॉच दिस वीडियोज़ ऑन फेसबुक ऑल्सो डेली। इंस्टा पे भी भगवत गीता एंड ऑल है आपका दिमाग शांत रखने के लिए, एंड MCQs वगैरह भी आपको इन जगहों पे मिलेंगे। तो डू फॉलो मी एवरीवेयर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।